सभी छात्रों को नमस्कार। छात्रों, आज हम कक्षा 11 का 2023-24 का जो प्रश्न पत्र है उसे लेकर हाजिर हैं। एक वीडियो हमने इसकी जारी कर दी है ABC खंड की। आज DE खंड हम इसका जारी करने वाले हैं। छात्रों, चलते हैं अपने खंड की तरफ। ये हमने सब आपसे चर्चा कर ली हैं। छात्रों, ये खंड D है हमारा, जो 12 अंक का है। ठीक है, तो इसमें एक गद्यांश है। छात्रों, इसे हम पढ़ेंगे ध्यान से और तभी समझ में आएगा। इसे हम 2 बार भी पढ़ लें तो अच्छा है। अधिकतर पुराने संविधानों ने खुद को बड़े पैमाने पर निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। प्रतिबंध कहते हैं लगाम लगाने का काम किया है ना, नियंत्रण में रखने का काम किया। लेकिन 20वीं सदी के अनेक संविधान, जिनमें से भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार को कुछ सकारात्मक कार्य करने की क्षमता होती है ना, कर सकें और समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे सकें। तो छात्रों, इसका जो ये प्रश्न है पहला, इस पर चर्चा करते हैं। अब प्रश्न पहला क्या है? ये है, पुराने संविधान ने खुद को किस तक सीमित कर दिया है ना। तो छात्रों, इसका हम ये पढ़ें, सरकार की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देकर, ये नए वाले में है, सरकार को निर्णय लेने की शक्ति आवंटित करना। तो ये इसका उत्तर है, इसी पर निशान लगा देंगे। अब हम इसका नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों, अब देखिए, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, पर इसमें भी छात्रों ने बहुत गलती की है। जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो मुझे बड़ा पछतावा आ रहा था कि पता नहीं छात्र क्यों नहीं इस बात को समझ पाते। भारत का संविधान कब लागू हुआ, है ना छात्रों? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। इसे हमने अंगीकृत कर लिया था और इसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसका कारण भी मैंने क्लास में बताया था कि 26 जनवरी को हम पहले से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी को संविधान लागू किया, पर छात्रों इस पर ध्यान नहीं देते। हम नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं, इसका तीसरा। छात्रों, इसका तीसरा प्रश्न है, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया? अब देखिए, औपचारिक रूप से ये संविधान सभा ने लिखा, भले ही किसी ने इसमें काम ज़्यादा किया, और इसको संविधान सभा के द्वारा लिखा गया। ठीक है छात्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है, ये न तो बहुत लचीला है और न बहुत कठोर है, न लचीला है और न बहुत कठोर है। ठीक है छात्रों, अब इसमें हम ये प्रश्न उठाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये, इसमें क्या है, नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए। कार्टून है और इसका अध्ययन कीजिए। देखिए, इसमें जैसे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखाई दे रहे हैं, अन्य नेता दिखाई दे रहे हैं, सारे कांग्रेसी नेता हैं ये, है ना। तो ये ऊपर दिए गए चित्र में किसी एक नेता को पहचानिए। तो इसमें देखिए, सरदार पटेल इधर दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसी एक नेता का नाम लिखना है। तो सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख देंगे। और इस चित्र को आप ध्यान से देखना चाहते हैं तो चैप्टर 3 में, है ना, चैप्टर 3 में PEG, है ना, पेज नंबर 61 पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब नेक्स्ट क्या कहता है, विपक्ष। ये विपक्ष है, ये हमारे
विपक्ष के नेता हैं। बौने दिखाई दे रहे हैं ना छोटे, विपक्ष का छोटा आकार क्या दर्शाता है? विपक्ष का छोटा आकार दर्शाता है तो विपक्ष बहुत छोटा है, या फिर चुनाव में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कांग्रेसी नेता है ना सारे। कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत क्या दिखाता है? कांग्रेस की बड़ी जीत। ठीक है छात्रों। और नेक्स्ट है इसका, स्वतंत्रता के बाद है ना भारत ने संसद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या थी? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो ही विजयी। तो ये नीति अपनाई थी छात्रों। ठीक है। और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए ये जो हमने अभी 25 प्रश्न पढ़ा, ये 25 के स्थान पर है। ठीक है छात्रों। तो ये है हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए, और इसको फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें अगली परीक्षा देनी है, हमें उसकी तैयारी करनी है। इजराइल की विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? छात्रों, इजराइल की जो विधायिका है इसे नेसेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेसेट के नाम से जाना जाता है। और छात्रों इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन आयोजित कराता है? आपको सबको मालूम होगा ये कौन कराता है छात्रों? भारत का चुनाव आयोग, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है हमारे यहाँ चुनाव कराने की। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं। इसका थर्ड है, ये हो गया है हमारा 25वें का थर्ड है। अब ये प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्या कहते हैं? है ना, क्या है? ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो मैं भी लिख के आया हूँ। फर्स्ट है ना पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या विजेता वही है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। ठीक है। तो छात्रों ये हमारे तीनों प्रश्न हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां जो प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन पर, इसे भी, इस प्रश्न को हम 2 बार में करेंगे। देखिए इसमें कुछ नेता हैं, ये लिख रहे हैं वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं। कभी कभी वॉकआउट कहते हैं अपने आप सदन से बाहर जाना नेताओं का, और आउट किए गए हैं इसका मतलब ये बाहर कर दिए गए हैं। तो मतलब आप समझ गए हैं। अब हम इस प्रश्न को थोड़ा आगे लेते हैं क्योंकि प्रश्न हमारी स्क्रीन पर यहाँ आता है। तो छात्रों ये कहते हैं ऊपर दिए गए चित्र में क्या दिखाया गया है? तो ऊपर दिए गए चित्र में विपक्षी दल को संसद से बाहर किया गया है। किसको? विपक्षी दल को। ये विपक्षी है ना, ये शोर मचाते हैं। विपक्षी दल को संसद से बाहर किया गया है, या बाहर का रास्ता दिखाया गया, या बाहर जाने का आदेश दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसद का कौन सा सदन है ना सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? जो सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, इसके 2 उत्तर लिख सकते हैं आप। या तो आप लोकसभा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लोकसभा, या छात्रों आप निम्न सदन लिख सकते हैं। आपको दोनों ही बातों पर उत्तर मिलेगा क्योंकि निम्न सदन या लोकसभा एक ही बात है। क्लियर हो गया छात्रों? अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कार्यपालिका पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है और क्यों है? देखिए कार्यपालिका पर निगरानी रखने का सबसे तरीका अच्छा है वॉकआउट। क्योंकि जब सत्ता पक्ष भारी होता है, जिसको सदन में बहुमत होता है उसकी सरकार होती है, परंतु विपक्ष कमज़ोर होता है तो विपक्ष की एक ही दौड़ चलती है, वो वॉकआउट कर जाते हैं। अपनी मर्जी से सदन से बाहर चले जाना, भैया जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो करते रहो, हम तो जा रहे हैं अब। तो फिर शर्म आती है उन्हें, इन्हें बुलाया जाता है। ठीक है। तो वॉकआउट का तरीका बहुत ही अच्छा है। छात्रों आगे चलते हैं। हमारा 26वां प्रश्न क्या है?
26वें प्रश्न में जो हमने बताया था दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। किन के लिए है? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है ना, ब्लाइंड छात्रों के लिए है। अच्छा, तो इसमें हम इसे भी जानना जरूरी है। देखिए छात्रों, ये है किस राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है? विधायिका, देखिए यहाँ राज्य कहाँ है ये ध्यान रखना, स्टेट। अगर यहाँ समझ में ना आए तो आप इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इसमें सिर्फ एक पूछा है ना। हम चाहें तो हम 6 के 6 लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था अब तुम कर्नाटक, है ना, ये बताया था मैंने, सॉरी, कर्नाटक। अब का मतलब है क्या है? जैसे बी का मतलब बिहार है ना, और अब का मतलब आंध्र बिहार, और ये क्या है? तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, के फॉर कर्नाटक, है ना। इनमें से आपको एक बार राज्य लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को याद कर लेना, बल्कि इसे अंग्रेजी में याद करो, सॉरी, TUN, ठीक है। और कर्नाटक तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, आगे है राज्यसभा के सदस्यों को किस अवधि के लिए चुना जाता है? राज्यसभा के, मैंने कल बच्चों ने बहुत जगह गलती कर रखी थी, है ना। राष्ट्रपति का मैंने कहा था केवल राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, बाकी सभी के लिए 5 वर्ष के लिए ही चुनाव होता है, ठीक है। अच्छा, संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? अब इसका उत्तर तो यहीं से आ गया, ये जो राज्यसभा है ये ही स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है ना। और क्यों है? क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसको कभी भंग नहीं किया जाता है, इसलिए ये स्थायी सदन है। छात्रों क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि ये इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्थायी सदन है। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, है ना। हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित किन्हीं 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिखिए। तो उन्हें बताना है कि ये क्या हैं और फिर उनके बारे में लिखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, छात्रों ये पेज नंबर 43-44 पर मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? पेज 43-44 पर आप इन्हें ढूंढ सकते हैं। क्या है ये? संविधान में शामिल वो दिशा निर्देश हैं। क्या? संविधान में शामिल वो क्या हैं? दिशा निर्देश हैं, सॉरी, दिशा निर्देश, है ना। तो वो दिशा निर्देश हैं, लेकिन इन्हें कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं बनाया गया है, अर्थात इनके लिए कानूनी रूप से जरूरी नहीं बनाया गया। ये दिशा निर्देश कैसे हैं? गैर न्याय संगत हैं। कैसे हैं? गैर न्याय संगत हैं, ठीक है। ये वे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें एक समाज के रूप में स्वीकार करने चाहिए। ये ऐसे लक्ष्य हैं, कैसे लक्ष्य हैं? लक्ष्य और उद्देश्य हैं जिन्हें एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, या ये कहें कुछ अधिकार जिनका व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के अलावा कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, है ना। मौलिक अधिकार के अलावा, और यहाँ लिख देते हैं अलावा अधिकार। मौलिक अधिकार तो मिले ही मिले हैं, उसके अलावा जो हमें अधिकार मिले हैं ये वो अधिकार हैं, या इसको थोड़ा सा, है ना,
और क्या हैं, कुछ ऐसे अधिकार जिन्हें मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है ना। नीति निर्देशक तत्व क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसे अधिकार जिनको मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है परंतु उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। कुछ अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं उनमें शामिल नहीं किया गया, उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। जैसे सामाजिक न्याय है ना, कामगारों को उचित वेतन, यहाँ पर लिख देते हैं है ना, जैसे सामाजिक न्याय और कामगारों को तो पता ही नहीं होता ना अपने बारे में कि हम क्या हैं, है ना। कामगारों को उचित वेतन है ना मिलना ही चाहिए। तो ये बातें कहाँ पर मिलेंगी छात्रों, नीति निर्देशक तत्वों में। और ये हमने पेज नंबर 43-44 बता दिया है। लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और क्या छात्रों, संसाधनों का समान वितरण। देखिए संसाधन दबंग लोगों ने कब्जा रखे हैं, गरीब लोगों के पास संसाधन नहीं है और उसी के कारण गरीबी अमीरी है। अगर संसाधनों का समान वितरण हो जाए समाज में तो ये गरीबी अमीरी का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, समान नागरिक संहिता है ना, समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए। तो ये था हमारा प्रश्न। ठीक है छात्रों, ये आपने जान लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं सोच रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। छात्रों ये प्रश्न आ रहा था हमारा 27 में अथवा। देखो अब आप एक बात देख रहे होंगे, जिस प्रश्न से वो नीति निर्देशक ये था हमारा, जो भी नीति निर्देशक तत्व थे उसी से ये आ गया मौलिक अधिकार। तो मैंने आपको बताया था कि लेसन निश्चित हैं, उतने ही नंबर का क्वेश्चन दूसरे में से आएगा। अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसी लेसन से आएगा क्योंकि लेसन हमारे निश्चित कर दिए गए हैं। अब क्या है, मौलिक अधिकार क्या हैं, वहाँ नीति निर्देशक तत्व थे, एक ही लेसन से है ना। तो मौलिक अधिकार क्या हैं, भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अभी हमने बात करके चले थे भारत के संविधान में नागरिकों को कितने 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो छात्रों भारत के संविधान के भाग 3 में है ना, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और कहाँ से अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं ये मौलिक अधिकार। कहाँ हैं, 12 से 35 में निहित हैं। भारत के मौलिक अधिकार क्या करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। क्या करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिक के रूप में शांति और सद्भाव से अपना जीवन जी सकें, है ना, शांतिपूर्ण अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है ना। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, ऐसे अधिकार जिनके द्वारा वह अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। क्या है सबसे ज़्यादा आवश्यक, है ना, सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार। ये आपको बुक में कहाँ मिलेंगे छात्रों, पेज नंबर 31 पर, है ना, पेज नंबर 31 पर देखेंगे और इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। ठीक है छात्रों, अब बात ये आती है कि ये मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से। मैंने 6 मौलिक अधिकारों की बात की, तो 6 को मैं बताता हूँ। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो ये 6 अधिकार हैं, इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना। समता के अधिकार के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में एक 2 लाइन लिख देना तो आपका काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पर, भारत में निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता है। ठीक है छात्रों, वैसे तो इसका उत्तर आपको
पेज नंबर 72-73 पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? पेज नंबर 72-73 पर। ठीक है, फिर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, है ना। इसमें क्या है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो छात्रों, यह प्रणाली को, यह क्या है, चुनाव प्रणाली में क्या है, सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले की जीत से बदलकर हमें क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बदल देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या देख रहे हैं हम, कभी कभी किसी पार्टी को वोट मिल रहे हैं 40%, वोट हैं 40% और सीटें कितनी जीतनी हैं, सीटें जीतनी है 78%, है ना। तो इसके अगर हम ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ले आएंगे तो जिसको 40% वोट हैं उसकी सीटें भी कितनी आएंगी छात्रों, सीटें भी उसकी 40% ही रह जाएंगी ना। तो ये हम इसे कर सकते हैं। हालांकि ये आसान नहीं है क्योंकि हर प्रणाली के दोष हैं, है ना। जितना दोष हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में, उससे ज़्यादा दोष इस प्रणाली में भी है, पर हम इसे लिख सकते हैं। और क्या है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्राविधान होना चाहिए कि कम से कम 1/3, है ना, महिलाएं संसद के लिए चुनी जाएं। महिलाओं का जो चुनाव है कम से कम 33% होना चाहिए। तो इसके लिए तो अभी हाल फिलहाल में हमारी सरकार ने एक विधेयक पास किया है और उसके लिए कानून बन गया है। तो प्यारे छात्रों, ये भी आप बड़ा अच्छा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, चुनावी राजनीति में धन की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्राविधान होने चाहिए। जो गुंडा, मवाली या लफंगे होते हैं, बाहुबली होते हैं, उनके पास धन खूब होता है, चुनाव में धन को पानी की तरह बहाते हैं और धन के बल पर ही चुनाव जीत जाते हैं। और जो एक ईमानदार प्रत्याशी है उसके पास धन का होता नहीं, तो लोग उनके भावनाओं में उस समय बह जाती है लालच में, और फिर 5 साल तक उनको चुनकर पछताती है। तो ये है हमारे जो चुनावी राजनीति में धन की भूमिका खत्म हो जाए। ठीक है, और किसी भी आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसकी अपील अदालत में लंबित है। ठीक है, तो किसी भी ऐसे प्रत्याशी को टिकट ना दिया जाए जिसका आपराधी प्रवृत्ति का है या अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त रहा है। और छात्रों, मैं तो यहाँ ये भी कहूँगा, ये मेरी निजी राय है कि चुनाव का जो खर्चा है वो चुनाव आयोग वहन करे और प्रत्याशियों वो निश्चित राशि, है ना, समय पर उनको मौका दे प्रचार करने का, और उनका किसी भी तरह का धन खर्च ना हो। क्यों कि जब प्रत्याशी चुनाव में ज़्यादा धन खर्च करते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद उस धन को कमाने का प्रयास करते हैं, बस यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। अगर हमें भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव में प्रत्याशियों का धन बिल्कुल खर्च ना हो, और तब एक ईमानदार और गरीब व्यक्ति भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसी का अथवा है, ये भी हमें जानना। भारत में आम चुनाव को कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? देखिए, आम चुनाव कराने में क्या क्या भूमिका है। तो छात्रों, इसमें तो आप जानते हैं बहुत आसान प्रश्न है मेरे विचार से, क्योंकि जो काम चुनाव आयोग के हैं वो इसकी भूमिका है। आप इसमें लिख सकते हैं, चुनाव आयोग चुनावों की निगरानी करता है। चुनाव आयोग चुनाव की निगरानी करता है, उसकी देखरेख में तो चुनाव होते हैं, और चुनावों का संचालन भी करता है। और क्या काम करता है? यह मतदाता सूची तैयार करता है और साथ ही साथ चुनाव का पर्यवेक्षण भी करता है, ऑब्जर्वेशन भी करता है। छात्रों, और चुनाव आयोग क्या करता है? यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में त्रुटि ना हो, गलती ना हो, है ना, त्रुटि मुक्त हो मतदाता सूची, है ना, कहीं भी ऐसी गलती ना हो। तो बीच बीच इसमें समीक्षा होती रहती है। हमारे यहाँ BLO आते हैं, उस कार्य में लगे रहते हैं। और यह चुनाव का समय भी निर्धारित करता है। चुनाव का समय निर्धारित करने का काम चुनाव आयोग का है, और चुनाव का कार्यक्रम तैयार करना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है।
जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि चुनाव इस बार 7 चरणों में होगा, इस बार 8 चरणों में होगा, 9 चरणों में होगा, 5 चरणों में होगा। तो ये काम छात्रों किसका है? चुनाव आयोग का। चुनाव कार्यक्रम में चुनाव की अधिसूचना, नामांकन, है ना, जब लोग नाम दर्ज कराते हैं या टिकट खरीदने के लिए जाते हैं, चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की तिथि कि कब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, किस दिन चुनाव होगा, किस दिन वोटों की गिनती होगी, है ना, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और परिणामों की घोषणा कब करेंगे, ये सारा काम किसका है छात्रों? चुनाव आयोग का। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए निर्णय लेने की शक्ति है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे छात्रों, ठीक है। और ये प्रश्न आपको पेज नंबर 70 पर मिलेगा, पीजी पेज नंबर 70 पर मिलेगा, ठीक है छात्रों। और वहाँ से आप इस पर स्पष्ट हो जाएंगे छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29 क्या है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अरे वाह, कितना बढ़िया प्रश्न है ना। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कहें तो भारत राष्ट्रपति का नंबर 1 व्यक्ति भारत का नंबर 1 व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। इसके पास विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है ना। क्या है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। और क्या है? संसद के दोनों सदनों से पारित कोई भी विधेयक कानून बन सकता है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही तो कोई विधेयक कानून बनता है, परंतु जब तक नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर ना हो जाएं या राष्ट्रपति की मंजूरी ना मिल जाए। पर राष्ट्रपति की मंजूरी एक सीमाओं के अधीन ही है ना। को विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। और छात्रों, भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ हैं? विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां जिन्होंने हासिल की हैं, है ना, असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित करने की शक्ति है। अर्थात 12 सदस्यों को बिना चुनाव लड़े ही, है ना, वह नामांकित कर सकते हैं या 12 सदस्यों को राज्यसभा के सदस्य बना सकते हैं। 12 सदस्यों को राज्यसभा के सदस्य बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और क्या है? राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को संसद में वापस भेजने की शक्ति है। राष्ट्रपति महोदय चाहें तो किसी भी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। कब तक? जब तक कि वह धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन विधेयक न हो। और छात्रों, यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति सीमित हो जाती है। अगर वही विधेयक लोकसभा और राज्यसभा ने पुनः विचार किए या बिना विचारे ही राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज दिया तो अब राष्ट्रपति को उस पर साइन करने की मजबूरी है। और क्या है छात्रों? नियुक्ति की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति और जिम्मेदारी है। और भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, है ना। और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ये आपने राष्ट्रपति राज्यों के लिए नियुक्ति पदाधिकारी हैं और उसके पास ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त करने की भी शक्ति है जिसने अपने कामों में संविधान का उल्लंघन किया है। ये जो संवैधानिक मर्यादा को ध्यान में नहीं रखते, राज्यपाल उनको बर्खास्त करने की जो शक्ति है वो किसके पास है छात्रों? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। कैसे? भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के पास क्षमा दान देने की शक्ति है। किसी भी अपराधी को क्षमा दान दे सकते हैं यदि अपराध की सज़ा संघ कानून के खिलाफ है, सैन्य अदालत द्वारा दी गई है या सज़ा मौत की है, तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा को कुछ कारणों से, इस परिस्थितियों को देखकर उसे क्षमा भी कर सकते हैं। अरे जो न्यायिक शक्ति है ये मिलेगी आपको पेज नंबर 84 और 85 पर। ठीक है छात्रों, तो ये थी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब इसी में एक अथवा वाला जो प्रश्न है, कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार कौन से हैं?
कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? ठीक है छात्रों, कार्यपालिका के अगर प्रकारों की बात करें तो 2 ही प्रकार हैं, आप जानते हैं, स्थायी और अस्थायी, हमने पढ़ा रखा है। फिर भी अध्यक्षात्मक प्रणाली में हमारे यहाँ देखिए, हम शासन की 3 प्रणालियाँ हैं, अध्यक्षात्मक, संसदीय और अर्धाध्यक्षात्मक। हम थोड़ा थोड़ा जिक्र तीनों प्रणालियों का कर लेते हैं। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का प्रमुख होता है, जैसे आप देखते हैं अमेरिका में। ठीक है, इस प्रणाली में राष्ट्रपति का पद सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही बहुत शक्तिशाली है ना। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं हम। और जैसे हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली छात्रों? संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और अधिकांश संसदीय प्रणाली में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पर राजा होता है जो राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति नाम मात्र के ही हैं, हालांकि चुनाव द्वारा हैं, राजा नहीं है, फिर भी नाम मात्र के हैं। ऐसी व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है और मंत्रिमंडल के साथ साथ प्रधानमंत्री के पास प्रभावी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, और एक अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है ना, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में है ना, एक अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जहां राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री, जिसे राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, जैसे हमारे नियुक्त किया जाता है, सरकार का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी दोनों सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप छात्रों पेज नंबर 80-81 पर देख सकते हैं। कहाँ देखेंगे? 80-81 पर। ठीक है, वहाँ पर आप इसे अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं छात्रों। हमारा लास्ट प्रश्न 30 है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 30 प्रश्न क्या है हमारा? ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। थोड़ा और आगे चलते हैं, लिखने के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगी। संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? तो न्यायपालिका, देखिए संविधान में ऐसे नियमों का संविधान निर्माताओं ने उल्लेख किया है जिसके कारण से हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई है। न्यायपालिका वित्तीय रूप से कार्यपालिका या विधायिका पर निर्भर नहीं है। तो जैसे न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, जजेज हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह या उनके खर्चों के लिए वह किस पर, विधायिका या कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है कि वहाँ से मंजूरी होकर नहीं आएगा, इसलिए भी स्वतंत्र है। नहीं तो वो अपना दबाव बनाते इन पर, है ना। संविधान में प्राविधान है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विधायिका की मंजूरी के अधीन नहीं हैं। तो न्यायाधीशों के जो वेतन हैं वो विधायिका कार्यपालिका की मंजूरी के बिना ही मिल जाएंगे। और छात्रों, न्यायाधीशों के जो कार्य और निर्णय हैं उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। किसी जज के खिलाफ हम उस जज की आलोचना नहीं करेंगे, है ना। जो उनका निर्णय है वही मान्य होगा। इस प्रकार से भी इसकी स्वतंत्रता बरकरार है। और छात्रों, संसद न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती? जब तक नहीं कर सकती जब तक किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही ना चल रही हो, है ना। तो वह न्यायपालिका की आलोचना के डर के बिना निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब न्यायपालिका को किसी आलोचना का डर नहीं है। न्यायपालिका को आलोचना का डर नहीं है ना। सैलरी व अन्य खर्चों के लिए उसे विधायिका
विधायिका या कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है ना। और ये चीज़ें आपको छात्रों कहाँ मिल जाएंगी? पेज नंबर 126 पर। तो आप और विस्तार से इसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम इसका दूसरा प्रश्न उठाते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। देखिए प्रश्न जब आएगा तो सिर्फ उसी लेसन से आएगा। अब इसमें हम चर्चा करते हैं। क्या है? पेन उठाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, यह संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के भीतर ही कार्य करता है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जहाँ तक उसने सीमाएं बांध दी हैं उसके अनुसार ही कार्य करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और उत्तरदायित्वों को संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। तो उसके जो जिम्मेदारियां हैं या कार्य हैं वो सब संविधान में लिखे हुए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अगर आपको पढ़ना है तो छात्रों ये कहाँ मिलेगा आपको? अध्याय 6 के पेज नंबर 131 से 133, 131 से 133 तक आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना, और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। छात्रों क्या है? मौलिक संघ और राज्यों के बीच, है ना, और मौलिक संघ और राज्यों के बीच जो विवाद हैं उनका निपटारा कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। कभी कभी राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो जाते हैं, जैसे अभी दिल्ली में चलता रहता है। अपीलीय दीवानी, है ना, अपीलीय क्या है? दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में निचली अदालतों में जो कार्रवाई हुई है उसकी अपील की सुनवाई कौन करेगा? वो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। और छात्रों सलाहकार है ना, सार्वजनिक महत्व, जनहित और कानून के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। एक कार्य है इसका रिट। रिट में क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है ना, और उपचार के लिए सीधे कहाँ जा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है ना। सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, वहाँ जाकर अपनी बात रख सकता है। सर्वोच्च न्यायालय रिट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है उनके पास या तो उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने या सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने का विकल्प होता है। चाहे तो, है ना, विकल्प क्या है? चाहे सर्वोच्च न्यायालय चले जाओ, सर्वोच्च न्यायालय चले जाओ, या फिर कहाँ चले जाओ? उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय। दोनों में से किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, उनके पास अधिकार होता है। ऐसे रिट के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को किसी विशेष तरीके से कार्य करने या न करने का आदेश दे सकते हैं। और विशेष अधिकार क्या है इसका? विशेष अधिकार भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा, इसके अंडर में जितनी भी अदालतें आती हैं, किसी अदालत द्वारा पारित मामलों में, है ना, या दिए गए फैसले, है ना, कैसे? स्पेशल लीव पिटीशन या विशेष अनुमति याचिका के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय में ही है। ठीक है छात्रों, तो मैं सोचता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। इस प्रश्न पत्र को आप पढ़कर, सुनकर समझ बढ़ाएंगे और आगामी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाने का कार्य करेंगे। छात्रों धन्यवाद।